हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। तो शुरुआत करते हैं अगले सवाल की तरफ। कल हम लोगों ने जहाँ तक भी पढ़ा था उसके बाद अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में बेटा वो हमसे बोल रहा है कि एक चालक है ना, सॉरी, एक संधारित्र है जिसकी धारिता 25 माइक्रोफैराड है ना। एक संधारित्र है जिसकी धारिता 25 माइक्रोफैराड है। कितनी है? 25 माइक्रोफैराड। देखेंगे ऑन द बोर्ड। एक संधारित्र है जिसकी धारिता कितनी है? 25 माइक्रोफैराड। एक संधारित्र की धारिता कितनी है? 25 माइक्रोफैराड, ठीक है। और उसे 250 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। उसके साथ संधारित्र के साथ एक बैटरी लगा दी है 250 वोल्ट की, है ना। तो 250 वोल्ट की बैटरी से हम लोग उसे क्या कर रहे हैं? आवेशित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? आवेशित कर रहे हैं। क्लियर? ओके। जब हम इसे आवेशित कर रहे हैं तो आगे वो बोल रहा है कि संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। कल पढ़ा था अपन ने, स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। और साथ ही साथ ये भी बोल रहा है अब यदि आवेशित संधारित्र को तार से जोड़कर अनावेशित कर दिया जाए तो तार में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? ऊष्मा, ये उसका सवाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सवाल को हमें समझना है। फिलहाल सवाल गया तेल लेने, ज़रूरी बातें समझते हैं, कुछ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो माई जेब में 50 को नोट है। कितने को नोट है? 50 को। कितने खर्च कर लोगे? 50 कर लोगे। मोबाइल में तुम पूरे कर लोगे, कचू नहीं बचाओगे। सही बोल रहा हूँ ना? 50 60 कर लोगे का? 60 तो नहीं कर पाएंगे। जेब में जितने होंगे बीतेगा ही तो खर्च कर लेंगे। कंडेंसर में मान के चलो अगर 50 जूल ऊर्जा संचित है तो 50 ही तो खर्च कर पावेंगे। बोलो, बातें ज़्यादा तो नहीं कर पावेंगे। सही बोल रहा हूँ? हो तो सच ही कह दी तुम, ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो सुने, सवाल को समझते हैं। वो कह रहा है एक संधारित्र की धारिता 25 माइक्रोफैराड है, ठीक है, 25 माइक्रोफैराड। तो जब माइक्रो बदल लो पहले तो 25 माइक्रो सब जानते ही हो, 10⁻⁻⁶। 250 वोल्ट से आवेशित किया गया। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा पूछ रहा है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा भैया पढ़ो तो कल सूत्र, U बराबर ½ CV²। बोलो भैया, पता है कि ना पता? चमका दो, अब का होगा, सब में ही करे हो। ½ C का मान कितना है? 25 × 10⁻⁻⁶ इंटू V कितना है? 250 वर्ग लगी है, वर्ग लगा दिया। आप तो सॉल्व कर लोगे जाए। बोलो भैया, जब पूरी रामायण जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.78 जूल। क्लियर? ऊर्जा को जूल में नापते हैं। तो इस पूरी रामायण को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.78 जूल। सीन क्लियर है यहाँ तक? बोलो भैया, तो फटाफट इतना नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी इकट्ठी हो गई? 0.78 जूल। जैसे तुम्हारी जेब में अगर 50 रुपया इकट्ठे हो जाए तो अपन 50 के 50 पूरे खर्च कर लेते। ठीक उसी प्रकार संधारित्र में संचित ऊर्जा है 0.78 जूल, यानी कंडेंसर संधारित्र के अंदर जो ऊर्जा है वो कितनी है? 0.78 जूल। अब वो कह रहा है अगर मैं संधारित्र से कोई एक तार लगा दूं, तार, तो संधारित्र की जो ऊर्जा है वो उस तार में बहेगी करंट के रूप में। बोलो, और तार में बहेगी तो तार कैसो पच जाओ? गर्म पच जाओ या ठंडो पच जाओ? गर्म पच जाओ। और जब गर्म पच जाओ तो कौन सी ऊर्जा निकलेगी? ऊष्मीय ऊर्जा निकलेगी। निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो वो यही पूछ रहा है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा तो तिहाई जी आ गई। अब अगर मैं इस संधारित्र को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दूं तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो भैया अगर आप किसी चालक तार द्वारा आप उसे जोड़ोगे तो संधारित्र क्या होगा? धीरे धीरे अनावेशित होता जाएगा। बोलो, है ना। और जब अनावेशित होता जाएगा तो उसकी जितनी भी संचित ऊर्जा थी, कितनी संचित ऊर्जा थी? 0.78 जूल। तो वो पूरी की पूरी काय में बदल जाएगी? ऊष्मा में बदल जाएगी। समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो यानी संधारित्र को अगर किसी चालक तार द्वारा जोड़कर उसे अनावेशित किया जाए तो संधारित्र में संचित समस्त ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में तार में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? 0.78 जूल। भाषा समझ में आ रही है? क्लियर है? दो चीज़ें पूछ रहा था उसमें, एक तो संचित ऊर्जा
और ऊष्मा कितनी होगी, है ना। तो लिखाऊंगा ऊष्मा के लिए, तो लिखिएगा आप सब लोग। इसके बाद इसमें लिखिएगा, यदि संधारित्र को तार से जोड़कर अनावेशित किया जाए, यदि संधारित्र को तार से जोड़कर अनावेशित किया जाए, तब संधारित्र में संचित समस्त ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगी। तब संधारित्र में संचित समस्त ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगी। यहां तक अगर हम सबको क्लियर है तो अब हम लोग अगली कहानी पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है, परावैद्युत पदार्थ से आप क्या समझते हैं, है ना। परावैद्युत पदार्थ से आप क्या समझते हैं? कुछ नहीं करना। परावैद्युत पदार्थ बोले तो कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ जानते हो, हैं, 7वें 8वें से आपको पढ़ाए जाते हैं। वे पदार्थ जिनके अंदर से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है उन्हें कुचालक पदार्थ कहते हैं। याद है आपको? बोलो। तो बस कोई पूछे परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जिनके अंदर से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, लेकिन वो विद्युत के प्रभाव को दर्शाते हैं। वो विद्युत के प्रभाव को दर्शाते हैं। क्लियर? यानी वे पदार्थ जिनके अंदर से विद्युत प्रवाहित नहीं होती, क्लियर, वे पदार्थ जिनके अंदर से विद्युत प्रवाहित नहीं होती उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। क्लियर है? समझ, इतनी बात समझ में आई? एग्जाम में अगर आप इतना लिख के आओगे तो चलेगा। क्लियर है? ओके। उनमें से विद्युत बह के नहीं जा सकती। परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर से विद्युत प्रवाहित नहीं होती, है ना। विद्युत करंट बह के नहीं जाएगा पर आवेश हो सकता है उस पर। क्लियर? विद्युत आवेश हो सकता है लेकिन वो बह के नहीं जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, यानी विद्युत प्रवाहित नहीं होगी उनके अंदर से। समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो कुल मिला के आप तो एग्जाम में इतना लिख देना, वे पदार्थ जिनके अंदर से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। भाषा समझ में आ रही है जो बोल रहा हूँ? क्लियर? किसी ने पूछा परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, तो हम उसे बोलेंगे वे पदार्थ जिनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, या वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ओके। परावैद्युत पदार्थ कुचालकों की तरह होते हैं। जैसे आपने कुचालक सुने ना, कुचालकों में आपको बताया था चैप्टर 1 में, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है, तो वही परावैद्युत पदार्थ है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है, ना के बराबर होती है। इसके उदाहरण है मोम, कागज, तेल, है ना, ये सब परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर है? हमको ज़्यादा उम्मीद नहीं है, केवल वे पदार्थ जिनके अंदर से विद्युत प्रवाहित नहीं होती, या वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते, उन्हें हम लोग परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर? लेकिन वो विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। वो विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। ये जो लाइन लिखी है ना, वे विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, वो एकदम से आपको हजम नहीं हो रही होगी, तो वो अभी हजम करवाऊंगा। फिलहाल पढ़ लो पहले इसे थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आ रही है ना बात? परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर से विद्युत का प्रवाह नहीं होता, लेकिन वो विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। तो वो विद्युत प्रभाव दर्शाने का मतलब क्या है वो समझा रहा हूँ। तो जैसे एक आवेशित चालक है, इसके पास मैंने कोई अनावेशित चालक रख दिया, ठीक है, अनावेशित चालक रख दिया, और अनावेशित चालक के तौर पर मैंने यहाँ पर जो रखा है वो परावैद्युत पदार्थ रख दिया। क्या रख दिया? परावैद्युत पदार्थ। अब इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं यार, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बने हैं, और परमाणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश होते हैं। तो जाकर मतलब जो के अंदर दुनिया भर के धन और ऋणावेश होंगे। अब जो के अंदर दुनिया भर के धन और ऋणावेश होंगे, तो आपको पढ़ाया था प्रेरण के कारण ये धन इनमें से किसको खींच लेगा? ऋण को इधर खींच लेगा और धन को उधर फेंक देगा। सही बोल रहा हूँ ना? ये सब बताया था। तो ये जो ऋण इधर आ गई और धन इधर पहुंच गए। कहानी समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया? विद्युत प्रभाव दर्शाने लगे कि इन पे आवेश आ गया। समझ? हालांकि कुल आवेश जीरो रहता है क्योंकि ऋण और धन मिल गए जीरो, पर समझ में आ रही है ना मेरी बात? ये विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। क्लियर है? पर इनके अंदर से कोई विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? ओके, क्लियर? तो किसी ने पूछ लिया परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, तो आप बता देंगे? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने बेटा जो अगला क्वेश्चन दिया है
वो कह रहा है माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं, माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं, है ना, यही है ना अगला क्वेश्चन आपके नोट्सों में, बोलो भैया। तो माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। आपको याद है चैप्टर 1 पढ़ाया था, चैप्टर 1 में आपको कूलाम का नियम पढ़ाया था, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में अगर आपको याद हो, बीच में एक स्टेप यूज किया था अपन ने, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के, याद है? कूलाम का नियम जब पढ़ाया था तो वहां पर ये चीज यूज की थी, अगर आपको याद हो तो। साइड आपको याद हो, देखो मैं याद दिलाता हूँ, ये पढ़ाया था कूलाम के नियम में, ये स्टेप आए थे हमारे, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। फिर मैंने बताया था वहाँ पर आपको साइड में कि भैया एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के होता है, तो फिर आपने एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन 0 के लिखा था, और फाइनली ये सूत्र आया था आपका। याद आ रही है कहानी? ऐसा मैंने कराया था आपको, ये साइड में सूत्र लिखाया था आपको, यही सूत्र आ गया है आज। क्लियर? वो पूछ रहा है माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं, है ना? तो इसको समझते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। कौन सी चीज है इसमें माध्यम का परावैद्युतांक, इस सूत्र में बताना जरा। के को बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। एप्सिलॉन 0 को नीचे ले आऊंगा तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन अपना एप्सिलॉन 0। बोलो भैया हो जाएगा कि नहीं? के क्या हो जाएगा हमारा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। क्लियर? और जब आपको पढ़ाया था तो ये बातें बताई थी कि यहाँ पर एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अब आप ही बता दो क्या परिभाषा बन जाएगी इसकी। हाँ, किसी ने पूछ लिया माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे अक्षर के से प्रदर्शित करते हैं। सुनो भैया, आपको बता दूं, के को माध्यम का परावैद्युतांक भी कहते हैं। और ध्यान रखो, कल को अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो के को ये भी बोला जाता है एप्सिलॉन आर। के को एप्सिलॉन आर से भी प्रदर्शित करते हैं। के के दो नाम है, एक तो है माध्यम का परावैद्युतांक, जो तो आप पहले से जानते ही हो, माध्यम का परावैद्युतांक, या फिर इसे ये भी बोल देते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्लियर? के और एप्सिलॉन आर एक ही बात होती है, ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है सभी को? ये इसके अलग अलग नाम है, कल को अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करते हो तो ये सब आपको लग सकता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? जहाँ तक 12th बोर्ड एग्जाम की बात है, ज़्यादा उम्मीद नहीं है मुझे आपसे, आप केवल इतना बोल देना, निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। बात समझ में आ रही है? पर आपको बता दिया है आपकी जानकारी के लिए, ऐसा सब कुछ भी होता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? तो फिलहाल किसी ने माध्यम का परावैद्युतांक अगर हमसे पूछ लिया क्या होता है तो हम उसे बोल देंगे निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। सीन क्लियर है बॉस? बोलो भैया। तो पढ़ लो फटाफट इसे अपने नोट्सों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोगों को जो दिया है वो कह रहा है परावैद्युत के प्रकार बताइए। तो चलिए भैया हम बताते हैं परावैद्युत के प्रकार। ठीक है भैया, बताते हैं परावैद्युत के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक, देखते हैं। परावैद्युत के प्रकारों की अगर बात की जाए तो भैया परावैद्युत दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत, एक होती है अध्रुवीय परावैद्युत। क्या बोला मैंने? ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है, फिलहाल मैं परावैद्युत पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा, आपसे कुछ जानना चाहता हूं। अगर ये समझते हो संपाती क्या होता है? संपाती सुना होगा मैथमेटिक्स में आपने, संपाती। जैसे ये एक रेखा है, जे के ऊपर दूसरी रेखा बना दी तो ये संपाती रेखाएं कहलाती हैं। जे बिंदु है, जे के ऊपर दूसरा बिंदु बना दो तो ये संपाती बिंदु कहलाते हैं। बोलो भैया, जानते हैं हम लोग इस बात को? हाँ, अच्छा, ठीक है। और सुनो, अगर ये बात समझ में आ रही है तो संपाती वर्ड का मतलब आप समझ गए, एक के ऊपर दूसरी चीज हो तो उसे संपाती बोलते हैं। ये बात क्लियर है? आपको याद है चैप्टर 1 में मैंने आपको द्विध्रुवागुण पढ़ाया था, द्विध्रुवागुण याद है कोई माइकल लाल जो मुझे द्विध्रुवागुण का सूत्र बता सके? कोई भी? हाँ भैया,
आशु भाई बताएं। P बराबर Q इंटू 2L। शाबाश। द्विध्रुव आघूर्ण का इन्होंने सूत्र बताया था, P बराबर Q इंटू 2L। ये मैंने पढ़ाया था एक्चुअली चैप्टर 1 में, P बराबर Q इंटू 2L। द्विध्रुव में क्या होता था, दो आवेश होते थे, एक धनावेश एक ऋण आवेश। दोनों आवेश बराबर होते थे और विपरीत प्रकृति के होते थे। इनके बीच की दूरी 2L होती थी। ये सब कहानियां बताई थी ना, सुनाई थी ना आपको ये कहानियां। एक बात बताओ, अगर ये ऋण आवेश धनावेश के ऊपर ही आ जाए, ये दोनों बिंदु एक दूसरे के संपाती हो जाए, यानी ऋण आवेश धन के ऊपर ही आ जाए, तो 2L को मान कितने गए जाओ, 0। और 2L अगर 0 है जाओ तो 0 को गुणा Q ते है जाओ तो कौन सी तोप चल जाएगी, 0 आ जाएगा। बोलो। लेकिन ऐसा होगा कब, जब ये ऋण आवेश और धनावेश एक दूसरे के संपाती हों। बात समझ में आई, जो बोला समझ में आ रहा है? हाँ, जब दो आवेश एक दूसरे के संपाती होंगे तो एक के ऊपर एक होंगे, और एक के ऊपर एक होंगे, तो ऐसी स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण कितना आएगा हमारा, 0 आएगा। तो 0 क्यों आया, समझ में आई बात? चलो ठीक है। तो सुने भैया, मुझसे पूछा जा रहा है परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया परावैद्युत पदार्थ होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत और दूसरे होते हैं अध्रुवीय परावैद्युत। क्लियर? एक होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत और दूसरे होते हैं अध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है। अब परावैद्युत पदार्थ है, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु से मिलकर बना होता है तो उनके अंदर धनावेश और ऋणावेश भी होंगे, है ना। दुनिया भर के धनावेश होंगे, दुनिया भर के ऋणावेश होंगे। चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मेरे हाथ में जो डायरी है, देख रहे हो आप, ये दिख रहा है आपको, है ना, दिख रहा है। अब मैं तुमसे यूँ कहूँ कि जाए अपनी उंगलिया पे घुमाऊ, तो घुमाए लोगे, घुमा ले, कहीं मदारी है जहाँ में घुमा ले तो होंगे। क्लियर? सुने, तो उंगली लगाओगे इस पे, यहाँ कुन्ने पे लगाओगे, कुन्ने पे, तो जहाँ पे बीच में उंगलिया लगाओगे, क्योंकि बीच में उंगलिया लगाओगे तो जहाँ पे पूरी डायरी टिक जाएगी, जा उंगलिया पे। सही बोल रहा हूँ? साइड में इतने लगाओगे तो टिक जाएगी का, नहीं टिकेगी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायरी है ना, ये जो पिंड है, ये जो वस्तु है, तो इसका ये जो है सेंटर पॉइंट, ये द्रव्यमान केंद्र है। यहाँ पर इसका पूरा द्रव्यमान केंद्रित है। यहाँ पर अगर मैं उंगली लगाऊंगा तो ये डायरी यहाँ पर टिक जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो हर वस्तु का अपना एक द्रव्यमान केंद्र होता है ना। ये उंगली यहाँ मैं टिका रहा हूँ, वो बिंदु कौन सा बिंदु है, द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र किसी भी वस्तु पर स्थित वह बिंदु होता है जहाँ पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। समझ में आ रही है बात, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? तो सुनो, यहां पर होता क्या है, ध्रुवीय परावैद्युत। अब मैंने बोला परावैद्युत है, तो कोई भी परावैद्युत छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश होते हैं। क्लियर है ना? तो सुनो, दोनों परावैद्युत के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले इसके बारे में जानेंगे, ये सरल लगेगा आपको थोड़ा सा। अध्रुवीय परावैद्युत वह परावैद्युत होते हैं जिनके अंदर धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र, बहुत सारे धनावेश है तो उनका एक द्रव्यमान केंद्र भी होगा, और ऋणावेशों का द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के संपाती होता है। फिर से बोल रहा हूं, वे अध्रुवीय, किसी ने पूछा अध्रुवीय परावैद्युत क्या होते हैं, तो अध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेशों का द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के संपाती होता है, तो उसे हम लोग अध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। अब आप ही बताओ, संपाती होता है तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, 0 होगा, है ना। अध्रुवीय परावैद्युत जो होते हैं उनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। ध्रुवीय परावैद्युत में उल्टा हो जाएगा, बस खत्म कहानी, है ना। ध्रुवीय परावैद्युत में क्या होता है, ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र ऋणावेशों के द्रव्यमान केंद्र के संपाती नहीं होता है, उन्हें ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। क्लियर? ध्रुवीय परावैद्युत के उदाहरण है H2O केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, पानी को बोलते हैं H2O, NH3, अमोनिया, ये सब ध्रुवीय परावैद्युत है। अध्रुवीय परावैद्युत के उदाहरणों में आ जाता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। क्लियर? N2Cl2O2। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अपने को ज़्यादा नहीं जानना, लेकिन इतना जानना है
ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनमें धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेशों का द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के संपाती नहीं होता है। अध्रुवीय परावैद्युत वे परावैद्युत होते हैं जिनमें धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेशों का द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के संपाती होता है। क्लियर है? अध्रुवीय परावैद्युत में द्विध्रुवागुण कितना होगा? 0 होगा। और ध्रुवीय परावैद्युत में द्विध्रुवागुण 0 नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो जल्दी से पढ़ लो फटाफट ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत। हमने देखा ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत में भी धन और ऋण आवेश थे, अध्रुवीय परावैद्युत में भी धन और ऋण आवेश थे। क्लियर? और धनावेश और ऋण आवेश दोनों मिलकर टोटल क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत सदैव विद्युत उदासीन होते हैं। क्लियर है? ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत सदैव विद्युत उदासीन होते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो वो अगले नोट में यही लिखा है, पढ़ लो फटाफट उसे। अगला प्रश्न है, परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, परावैद्युत ध्रुवण होता क्या है। क्लियर? ओके, चलो। परावैद्युत ध्रुवण को समझाने के लिए इससे पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है? अभी जैसे मैंने आपको बताया था, पर ध्रुवीय परावैद्युत हो चाहे अध्रुवीय परावैद्युत हो, वो सदैव उदासीन होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। ऐसा मैंने बोला था आपको, बोला था कि नहीं बोला था? तो मैंने बोल दिया कि भैया उसमें धन होता है और ऋण होता है तो टोटल 0 हो जाता है। इसलिए तो ये समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे मेनली और बड़ा रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है? लेकिन इसको समझने से पहले मुझे ये एक बात बताओ, एक कुत्ता है, कुत्ता का कुत्ता जनते चलो जन्नो 2 मीटर, फिर यूँ चलो 3 मीटर, फिर चलो 2 मीटर और फिर चलो 3 मीटर। मुझे बता सकते हो विस्थापन कितना है? यहाँ पर विस्थापन, यहाँ विस्थापन 0 है, क्योंकि कुत्ता जहां से शुरू हुआ है ना, घूम फिर के वहीं आ गया, उसकी स्थापना वहीं हो गई, तो यहाँ विस्थापन कितना हो गया? 0। कोई चीज अगर घूम फिर के वहीं आ जाए, है ना, क्लियर, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। आपको बता दूं 11th अगर आपने पढ़ा हो तो विस्थापन एक सदिश राशि है, और जितनी भी सदिश राशियां होती हैं, कोई चीज अगर घूम फिर के वहीं की वहीं आ जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ विस्थापन 0 है, क्योंकि कुत्ता जहां से शुरू हुआ घूम फिर के वहीं पे आ गया, तो विस्थापन हो गया 0। हाँ, कोई पूछे दूरी कितनी है तो जोड़ देंगे, 2 और 3 5, 5 और 2 7 और 3 10, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 10, लेकिन विस्थापन कितना है? 0, क्योंकि कुत्ता जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे आके ख़त्म हो गया। जो बात बोली पल्ले पड़ी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी भी सदिश राशियाँ होती हैं वो अगर घूम फिर के चक्री क्रम में ऐसे ही चक्कर बन जाए पूरा, तो उसका मान सदैव 0 होता है। समझ में आ रही है बात? खैर, तो अब हम समझते हैं ध्रुवीय परा। एक बात और, ये बात और बता दो जरा मुझे कि ये मैंने आपको चैप्टर 1 में खूब बताया था, ये विद्युत क्षेत्र भैया है या नहीं है? अब इसमें अगर धनावेश रखा होता तो किधर की तरफ जाता, बताओ जरा? इधर की तरफ जाता। ऋणावेश होता किधर की तरफ जाता? इधर की तरफ जाता। क्या हम सब लोग इस बात को समझते हैं? बहुत अच्छे से समझते हैं हम लोग, है ना। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो देखते हैं फिर हम लोग, है ना। ये सब बातें मैं आपको चैप्टर 1 में पढ़ा चुका हूँ और अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, आप सब जानते हैं मुझे लगता है। तो अब सुनते हैं परावैद्युत का ध्रुवण होता क्या है। क्लियर? तो देखो जरा, मैं यहाँ पर दोनों परावैद्युत के ध्रुवण की बात करता हूँ, एक एक करके हम लोग दोनों को देखेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत दोनों की बात करूंगा, और यहाँ मैं लिखता हूँ अध्रुवीय परावैद्युत, दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है? ये मैंने लिखा अध्रुवीय परावैद्युत। तो जैसे मैंने ध्रुवीय परावैद्युत ये ले लिया, ठीक है, ये कोई एक पदार्थ ले लिया ध्रुवीय परावैद्युत। क्लियर? ओके। अब ये पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ऐसा आपने बोला मुझसे, बोला कि नहीं बोला? अच्छा, अब इसमें धनावेश और ऋणावेशों का द्रव्यमान केंद्र संपाती होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है ना। संपाती नहीं है तो इसका तो दूर दूर होंगे, है ना। तो ये मैंने कुछ एक परमाणु बना दिए, धन ऋण
धन ऋण, धन ऋण, धन ऋण। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से और भी बना रहा हूं, धन ऋण, धन ऋण, धन ऋण, धन ऋण, ऐसे भरे पड़े होंगे। समझ में आ रही है बात? क्लियर? ये कौन सा परावैद्युत है? ध्रुवीय परावैद्युत है, क्योंकि यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे के संपाती नहीं है, इसलिए हम इसे ध्रुवीय परावैद्युत बोल रहे हैं। अभी परिभाषा के बारे में यही तो जिक्र किया था। आओ इधर आओ, अब मैं अध्रुवीय परावैद्युत की बात करता हूं। तो अध्रुवीय परावैद्युत में भी छोटे छोटे परमाणु होते हैं, जैसे इसमें वैसे इसमें, लेकिन इसमें होता क्या है, जहां पर धन है वहीं पे ऋण है। क्लियर? जहां पे धन है वहीं पे ऋण है, जहां पे धन है वहीं पे ऋण है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये एक दूसरे के कैसे हैं? संपाती हैं। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? क्लियर? मतलब जो जहां धन धरो है वही के ऊपर मैंने ऋण धर दो है, जहां धन धरो वही के ऊपर ऋण धर दो। तो इसका मतलब ये संपाती है जितने भी परमाणु है। बात पल्ले पड़ रही है? परिभाषा तो क्लियर हो गई ना? अभी जो 2 मिनट पहले बताई थी, ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत वे परावैद्युत होते हैं जिनमें धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेशों का द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के संपाती नहीं होता है। क्लियर? और अध्रुवीय परावैद्युत में धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेशों का द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के संपाती होता है। ऐसा मैंने बताया था, सही बोलना? क्लियर? अच्छा, इस स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? 0 है ना? 0। अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा, यहां पर गौर से देखो, इसमें भी अगर मैं देखूं तो हर परमाणु का अपना एक द्विध्रुवागुण होगा, क्योंकि ये संपाती नहीं है। लेकिन पूरे का द्विध्रुवागुण निकालूंगा तो ये भी 0 आएगा। पूछो क्यों आएगा? क्योंकि मैंने बताया था चक्रीय क्रम में अगर कोई चीज होती है तो उसका मान 0 होता है। द्विध्रुवागुण की दिशा ऋण से धनावेश की ओर होती है, चैप्टर 1 में बताया था। तो इस द्विध्रुवागुण की दिशा यूं हो गई, इस वाले परमाणु की यूं, इसकी यूं और इसकी यूं, तो पूरा चक्कर बन गया ना फेरा। तो परिणामी द्विध्रुवागुण 0 हो गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? लेकिन हर परमाणु का अपना द्विध्रुवागुण 0 हो गया क्या? अलग अलग परमाणुओं का नहीं होगा, लेकिन पूरे का परिणामी निकालोगे तो 0 होगा। बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? अच्छी बात है। खैर गोली मारो, ज्यादा ना समझाना, अपन वहीं पे हैं भाई, नयो कछु ना करो। वे परावैद्युत जिनमें धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेशों का द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के संपाती नहीं होता है, ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। और जिसमें संपाती होता है अध्रुवीय परा। बस जाते ज्यादा ना जानना, दैट्स ऑल, खत्म कहानी, खत्म। ठीक है, अब आते हैं। पूछ रहा है मुझसे परावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है, तो आ जाओ भाई समझा देते हैं परावैद्युत का ध्रुवण का होता है। जी ध्रुवीय परावैद्युत का उदाहरण है, जी अध्रुवीय परावैद्युत का उदाहरण है। ठीक है, अब अगर यही चित्र दोबारा बना रहा हूं यहां पे, जेई मान लो कि जब डिब्बा में जेई चीजें ऐसे बंद करके धरी हैं, ऐसे ही धरी, सेम टू यू फोटोकॉपी बना दी, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा अपना। समझ गए? अब मैंने क्या किया, इस ध्रुवीय परावैद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख दिया। ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो अब बताओ, अगर मैं विद्युत क्षेत्र में रखूंगा तो इसमें ये जो जितने भी धनावेश हैं, बिन पे कितने की तरफ बल लगेगा, हवाल बताइए तुम नहीं। तो जितने को धनावेश है कितने की लंग बजेंगे, जा लंग बजेंगे। और जितने को ऋणावेश है वे कितने की लंग बजेंगे, इनमें से जा लंग बजेंगे। तो इन सिगन की संरचना, ये जो बंद संरचना है, ये टूट जाएंगी और ये इस प्रकार व्यवस्थित हो जाएंगे। सेवन में धन जालन, ऋण जालन। आप लोगों को इस बात का एहसास है कि सब में धन इधर क्यों बना रहा हूं और ऋण इधर क्यों बना रहा हूं? समझ में आ रही है बात? क्योंकि धनावेशों पर बल इधर की तरफ लग रहा है, ऋणावेशों पर बल इधर की तरफ लग रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। नहीं, यही बात समझे, ये ध्रुवीय परावैद्युत का ध्रुवण हो गया। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब इन परावैद्युत पदार्थ को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है ना, तो धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में चले जाते हैं और ऋणावेश विपरीत दिशा में चले जाते हैं। तो यही हो गया परावैद्युत का ध्रुवण। समझ में आई बात? चलो आज जऊ को चमका दो। अब जऊ है, सेम चित्र मैंने यहाँ पे फोटोकॉपी बना दी, ठीक है। ठीक, अब बताओ, जा में धन हूं है ऋण हूं है, तो जा में कहानी का होगी, धनावेश पे बल कितनी लंग, सेम चित्र बनो जी मान लो आप। तो जितने वो धन होंगे कितनी लंग सरक जाएंगे और ऋण कितनी लंग सरक जाएंगे, शाबाश, धन जालंग सरक जाएंगे, ऋण जालंग सरक जाएंगे। तो जो को नजारो जई है जाओ। नहीं यही बात समझ में, कहानी समझ में आ रही है भैया? तो ये जो मैंने किया ये कुछ और नहीं किया, इसी को बोलते हैं परावैद्युत ध्रुवण। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो इसकी भाषा पढ़ लो तसल्ली से, ठीक है। ओके,
तैयार है? इसकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, पढ़ो फटाफट। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, मैं पढ़ता भी जाता हूं और बोर्ड पे आपको समझाता भी जाता हूं, जिससे आपको एक एक वर्ड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो, सुनेंगे सब लोग ध्यान से। परावैद्युत द्रवण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले ध्रुवीय परावैद्युत के द्रवण की बात हो रही है। ठीक है, इसमें लिखा है बाहरी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। बता, बाहरी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति वालों, इससे जीवारो है या जीवारो है? जीवारो है ना। तो वो कह रहा है बाहरी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवीय परावैद्युत के अणु द्विध्रुव, ये क्या है? अणु द्विध्रुव है ना, छोटे छोटे, केवल अणु लिख दो या अणु द्विध्रुव लिख दो, बात एक ही है ना। तो ये अणु द्विध्रुव अनियमित रूप से बिखरे होते हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं, है ना, तथा एक द्विध्रुव का धन सिरा दूसरे द्विध्रुव के ऋण सिरे से, सही बोल रहा है ना, एक द्विध्रुव का धन सिरा दूसरे द्विध्रुव के ऋण सिरे के पास होता है। इस प्रकार पदार्थ का परिणामी द्विध्रुवागुण कितना हो गया? परिणामी 0 हो गया। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और जब किसी ध्रुवीय परावैद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है, ये बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख दिया है ना, तो उसके प्रत्येक अणु पर बलागुण लगता है। भैया जब मैंने बताया था कि धनावेश पे इधर बल लगेगा, ऋणावेश पे इधर बल लगेगा, तो ये क्या करने लगते हैं? घूमने लगते हैं ना। चैप्टर 1 में पढ़ाया था, याद आ रहा है सीन? तो इस पे क्या लग रहा है? इधर देखो, इधर 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 पूरा डेरिवेशन करा हुआ है, विद्युत क्षेत्र है, ये द्विध्रुव रखो तो धनावेश और ऋणावेश, तो धनावेश पे बल इतने लगे तो ऋणावेश पे बल इतने लगे तो, याद आ रहा है सीन? बोलो तो ये का करने लगे तो घूमन लगे तो यो में, याद आ रही है? और घूमन लग रहा है जाको मतलब क्या लग रहा है? बलागुण लग रहा है। बोलो भैया, है ना। तो जब हमने क्या किया, विद्युत यहाँ पर ये जितने भी अणु द्विध्रुव है बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा, तो इन पे क्या होता है? धनावेश पे बल इधर, ऋणावेश पे बल इधर, तो ये घूमने लगते हैं, घूमने लग रहे हैं, यानी इन पे बलागुण लग रहा है ना। और इसकी वजह से ये क्या हुआ? सबके सब बाहरी विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गए, एक लाइन में सीधे में व्यवस्थित हो गए। बोलो भैया। अच्छा, जितनी ज्यादा देखो, जैसे मान अब जी मैंने जहाँ में तो थोड़े बहुत ही बनाए हैं, लेकिन ऐसे भरे पड़े होंगे जहाँ में, इतने ही होंगे कि बहुत ज्यादा होंगे, और बहुत ज्यादा होंगे। तो जितनी ज्यादा बाहरी विद्युत, देखो आपने थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र लगाओ तो थोड़े बहुत सेट है जाएंगे, और ज्यादा विद्युत क्षेत्र लगाओ तो और ज्यादा संरेखित है जाएंगे। मतलब जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते जाओगे, ये उतने ही ज्यादा यहाँ पर संरेखित होते जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है आपको? बोलो, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई जो मैंने बोला? परावैद्युत द्रवण नहीं आई? कुछ नहीं करना, सीधा एक बार बताओ, इसमें छोटे छोटे जो अणु हैं, है ना, अणु बोल दो या द्विध्रुव अणु बोल दो, बात एक ही है, बिखरे हुए हैं इधर उधर। फिर जब इन्हें बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो ये सब के सब बाहरी विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इन पर एक बलागुण लगता है। बस है वो, इसी को हम परावैद्युत का द्रवण कहते हैं। बस और क्या हुआ हमें? नहीं, यही बात समझ। आप जो भाषा लिखी हुई है हमेशा ध्यान रखो, कभी भी जब पढ़ा जाता है, सबसे पहले पढ़ने के साथ साथ उस लैंग्वेज को मैच करो फिगर के साथ, समझ में आ रही है कि नहीं। और बाकी बात को ठेका ना ने कि जैसे गुप्ता जी ने बिलो सेम टू सेम बेसो की बेसो ही लिखे, कोई जरूरी ना ने। पढ़ो समझो, अपनी भाषा में लिखो। फिर से बोलता हूँ, ध्रुवीय परावैद्युत का द्रवण। तो हम जानते हैं कि ध्रुवीय परावैद्युतों में, है ना, जो द्विध्रुव अणु होते हैं, ये छोटे छोटे अणु होते हैं, वो अनियमित रूप से इधर उधर बिखरे रहते हैं। क्लियर? एक अणु का धनावेश दूसरे अणु के ऋणावेश के साथ संपर्क में रहता है। यहाँ पर परिणामी द्विध्रुवागुण जो होता है वो 0 होता है। क्लियर? जब इस ध्रुवीय परावैद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो जितने भी धनावेश होते हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जितने भी ऋणावेश होते हैं वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में संरेखित होने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इन पर एक बलागुण लगता है। जितनी ज़्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते जाएंगे, उतनी ज़्यादा ये अणु संरेखित होते जाएंगे। इसी को हम लोग परावैद्युत का द्रवण कहते हैं। सिंपल, नहीं है बस है। ऐसे ही ध्रुवीय परावैद्युत, इसमें भी सेम प्रोसेस हो रही है, कुछ अलग तो नहीं हो रहा है। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ ना। फटाफट एक बार तसल्ली से खुद के लिए पढ़ो, अपने आप पढ़ो, समझो। टाइम दे रहा हूँ आपको 1 से 2 मिनट का, पढ़ो तसल्ली से। एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए, जो नहीं समझ में आए तुरंत पूछ लेना अभी का अभी। ओके गाइस, ठीक है। तो ये कल आप पढ़ के आइएगा अच्छे से, ध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत। मिलते हैं कल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।